डियर एस्पायरेंट्स, आप आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हमारा जेंडर स्टडीज का लेक्चर है, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म डिस्कस किए एंड ब्लैक फेमिनिज्म भी डिस्कस किया है। तो आज डिस्कस करें थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के दौरान जो है वुमेन की पोजीशन क्या थी। वुमेन सीम टू बी मोर इक्वल टू मेन। Women are no longer obligated to marry or have children, and marriage is more equal. The legal system is better at protecting women's rights. अब जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म हुई थी, उसके बाद जो वुमेन की पोजीशन थी वो एट सम एक्सटेंट अच्छी थी। अच्छी किस लिहाज से थी? अगर अच्छी प्रैक्टिकली होती तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की नीड नहीं होती। इन द मीन ऑफ लीगल मीन के कॉन्स्टिट्यूशन इन लॉ के हिसाब से उनकी जो पोजीशन थी वुमेन, वो काफ़ी अच्छी थी कि मेन एंड वुमेन इक्वल हो गए। जो वुमेन थी वो जो है ना सबऑर्डिनेट मेन के नहीं थी। वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी, अपनी मर्जी से बच्चे पैदा कर सकती है और अच्छे से डिवोर्स कर सकती है। ये सारे लीगल सिस्टम के जो है ना आ रहे थे। वो के जो लीगल सिस्टम था वो वुमेन को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद क्या होता है, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म सीक्स टू चैलेंज और अवॉइड what it seems to second wave's essentialist definition of femininity, which often assumed a universal female identity and overemphasized the experience of upper middle class white women. Third wave of feminists such as L.A. Green often focus on micropolitics and now challenging the second wave's paradigm as to what is or is not गुड फॉर वुमेन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वुमेन लीगली उनके पास हर चीज थी, पर वुमेन ने देखा कि ये तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाली सिचुएशन है। हर चीज जैसे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में एक्सेप्टेड सोसाइटी में नहीं थी, सेकेंड में एक्सेप्टेड सोसाइटी में अवेलेबल नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि हमें एक कलेक्टिव एक्शन लेना है और कलेक्टिव एक्शन लेने के बाद हमें इन चीज़ों को ओवरकम करना है कि हमें गवर्नमेंट जितनी भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमें ये रियलाइज कराना है कि जो आपकी जितने भी लेजिस्लेशन हुई है वो तो ठीक है, पर उन पे काम किस तरीके से हो रहा है और हमें फर्दर क्या करना चाहिए, फर्दर कितनी वुमेन इश्यूज को हाईलाइट करने चाहिए, ये हमें चीज़ें देखनी है। तो इस लिहाज से उन्होंने क्या किया, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को किया था। Third wave feminism was a continuation and response to perceived failure of the second wave, the movement that called as young feminists, emphasizing collective actions to effect changes and embrace the diversity represented by various feminism. They focused on the multicultural emphasis and strived to address problems stemming from sexism, racism, social class inequality, and होमोफोबिया। अब इन्होंने जैसे कि ये जितने भी टेक्स्ट हैं ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। इनके फर्दर इन्होंने जो इनका थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का मेजर फोकस था वो ये था कि हमें जो भी इश्यूज आ रहे हैं जैसे सेक्सिज्म, रेसिज्म और क्लास इनइक्वालिटी के जितने भी इश्यूज हैं ये पैदा क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे क्या एक फोर्स है जो इन चीजों को प्रोवोक कर रहा है। एक तो चलो स्टेट ने तो उनको लीगलाइज कर दिया, स्टेट ने जितने भी स्टेट से हुए लेजिस्लेशन के दौरान जितनी भी इनइक्वालिटी थी, सेक्सिज्म थी, सोशल क्लास इनइक्वालिटी थी, इनको तो स्टेट ने विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेशन ओवरकम कर दिया। अब ये हो क्यों रहे हैं? जब तक हम इस चीज को जड़ से नहीं निकालेंगे तब तक ये चीज़ तो कभी ओवरकम नहीं होने वाली, हम जितनी भी लेजिस्लेशन करें। तो उस हिसाब से इन्होंने जितनी भी वुमेन फेमिनिस्ट मूवमेंट थी उन्होंने ये एक असाइन किया कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है और हमें इनके रूट कॉजेज तक जाना है। तो बेसिकली ये जो है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की एसेंस थी कि हमें जड़ से ये प्रॉब्लम को उखाड़ना है और लोगों को एक शऊर देना है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। तो ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी। और उसके बाद इनमें जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स थी वो कौन सी थी? 1994 में जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन एक्ट बिकम लॉ इन यूएस। इट बैंड सेक्स रोल स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लास रूम। अब इसमें क्या था कि एक जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन इंक्लूडिंग ब्लैक, ठीक है, उनको ये प्रोवाइड कर दिया गया। और उसमें जो मैंने हमने फर्स्ट वेव सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में डिस्कस किया था कि
जो आपकी एजुकेशन थी वहाँ पे, वो एजुकेशन एक तरीके की आप देख लें कि वो डिस्क्रिमिनेट थी, मेल एंड वुमेन के हिसाब से अलग अलग होती थी। तो वो ये चीज़ें यहाँ से खत्म हो गई। उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट बिकम अ लॉ, वो भी लॉ हो गया। क्योंकि देखें पहले तो वो एक लेजिस्लेशन थी, ठीक है, एक सपोजिशन थी, एक चीज बनाई गई थी कि हमें ये किस तरीके से चीजें करनी है, एक सोच थी। अब क्या होगा, ये सारी चीजें लॉ हो गई हैं। द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वाज हेल्ड इन चाइना। द जेंडर इक्वलिटी ड्यूटी of the Equality Act 2006 and became effect in the United किंगडम। अब ये 2007 एंड 6 का भी ये एक था कि इन इक्वलिटी अमंग द जेंडर्स इन वर्क प्लेस ये होनी चाहिए। उसके बाद 2008 नॉर्वे रिक्वायर्स ऑल कंपनीज टू हैव एट लीस्ट 40% वुमेन ऑन देयर बोर्ड्स। तो ये भी नॉर्वे में एक कोई भी कंपनी जहाँ पे भी मेल एंड वुमेन अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वुमेन की जो तादाद है वो 40% होगी। तो ये थी ओवरऑल थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें हमने डिस्कस किया है उन बैकग्राउंड, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स। तो मिलते हैं हम एक अपने किसी और लेक्चर में जिसमें हम फेमिनिज्म एंड टाइप ऑफ फेमिनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।